जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट जितेंद्र महतो आप सबको मेरे वीडियो पर स्वागत करता हूं। मैं जैसे बोला था कि 25 मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तो वो क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूं। तो चलिए हम लोग अपने 25 क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें मैं थोड़ा हार्ड हार्ड क्वेश्चन को भी रखा हूं। तो चलिए हम लोग लेट ना करके अपने क्वेश्चन क्या क्या देख लेते हैं। ये चलते हैं अपने पहला क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है? बोल रहा है 12 केजी मास की वस्तु में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल की आवश्यकता होगी। यदि बल को दोगुना कर दिया जाए तो त्वरण कितना होगा? देखिए बोला है कि पहले 12 केजी है और 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर का त्वरण दिया। इन दोनों को मिलाकर जो फोर्स उत्पन्न होगा उस फोर्स को ही डबल कर देना है और दरम्यान को जस का तस रखना है। तो फिर से नया एक्सप्रेशन क्या होगा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फोर्स निकालेंगे। फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है? एफ इज इक्वल टू मास रहेगा इनटू एक्सलेरेशन रहेगा। ठीक। मास दे दिया हमारा कितना? 12 12 केजी। 12 केजी रख लेंगे। एक्सलेरेशन दे दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना हो गया? 24 न्यूटन हो गया। अब बोला है इस 24 न्यूटन को हमको क्या करना है? डबल कर देना। तो इसको दो गुना कर लेंगे। कितना हो गया? 48 न्यूटन। 48 न्यूटन। न्यूटन किसमें होता है? फोर्स में होता है। फोर्स का फॉर्मूला फिर से मास, मास इंटू एक्सलेरेशन। ठीक। अब बोला है कि मास को कांस्टेंट रखना है, यानी 12 केजी ही रखना है, तो 12 केजी रखते हैं। बोला है नया एक्सेलेरेशन क्या होता है? एक्सेलेरेशन जस्ट का तस्ट। अब 48 इधर दे दिया, बढ़ा दिया ना हम लोग, फोर्स को डबल कर दिया अपना। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा आंसर हो गया 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्य होते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। एक होता है संतृप्त, एक होता है हमारा असंतृप्त। असंतृप्त, संतृप्त हमारा सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड। असंतुलित हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होता है हमारा अल्केन। अल्केन। अल्केन ये होता है अल्कीन, इन होगा, और ये अल्काइन होगा। ठीक है। तो हमसे पूछा संतृप्त कार्बन, संतृप्त के बारे में बोला, तो इसके बारे में पूछा है। इसका सब कुछ फिक्स होता है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं हमारा। कार्बन परमाणु के बीच द्वितीय बंध होता है। देखिए पहले बोले तो सिंगल बॉन्ड होता है, तो पहला तो ऑप्शन हमारा खत्म हो गया, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा का आकर्षण के स्थिर विद्युत बल, इसमें विद्युत का कहीं लेना देना नहीं है, तो विद्युत बल नहीं होगा इसमें। दूसरा का ऑप्शन हमारा कट गया। संतृप्त यौगिक की तुलना में कम अभी असंतृप्त यौगिक की तुलना में कम अभिक्रियाशील नहीं, उससे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसका आंसर होगा असंतृप्त यौगिक की तुलना में। रुकिए। ये थोड़ा सा फिर से गलत हो गया। फिर से इसको क्या करते हैं? ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा, पहले चार ऑप्शन देख लेना चाहिए था। ऑप्शन आंशिक असंतृप्त यौगिक की तुलना में कम स्थिर, ये ज्यादा स्थिर होता है, ये सेचुरेट हो चुका है, यानी ये अपना स्थिर हो चुका है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 3 नंबर। असंतृप्त यौगिक की तुलना में कम अभिक्रियाशील, ये अभिक्रिया करके बैठा है, तो ये कम अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? प्रकाश वर्ष हमारा दूरी के लिए है। दूरी मापते हैं प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं, तो ये दूरी के लिए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। अपघटन अभिक्रिया तब होता है जब, अपघटन मतलब होता है दो चीज में से टूटकर कोई एक चीज रहेगा, टूटकर, देखिए कोई चीज रहेगा वो टूटकर नया चीज बन जाएगा, उसको अपघटन बोला जाता है। ऑप्शन देखते हैं। एक अभिकारक टूटकर सरल उत्पाद होता है, यही पहले वाला हमारा सही हो गया। अभिकारक टूटकर एक सरल उत्पाद पैदा हो जाएगा। दूसरा का देखिए, एक तत्व दूसरे तत्व में विस्थापित होता है, नहीं, तत्व विस्थापित नहीं होते। एक अभिकारक सरल उत्पाद और ऊर्जा मुक्त ऊर्जा में टूट जाता है, नहीं। दो या दो से अधिक अभिकारक नहीं। दो या दो से कब होता है पता है? ये जब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है तब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर में बोला है निम्नलिखित में से उन कथनों की पहचान करिए जो सत्य है। ध्वनि का वेग ऊंचाई के साथ बढ़ता है। देखिए ध्वनि का वेग ऊंचाई के साथ कोई कोई संबंध नहीं है। ऊंचाई बढ़ेगा तो ध्वनि का स्पीड स्लो होगा या फास्ट होगा? फास्ट होगा, तो पहला वाला हमारा गलत है। दूसरा का एक बौछार के दौरान ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, तो ध्वनि का डायरेक्टली पर्पज है, ध्वनि का स्पीड का सीधा संबंध है। देखिए ध्वनि सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होता है? ठोस, फिर जाकर द्रव, फिर जाके गैस। सूखा हुआ गैस रहेगा उसमें ध्वनि स्पीड जाएगा कि भीजा हुआ गैस में? पहले ही बोल दिया कि पानी में स्पीड ज्यादा है, तो सूखा से भीजा वाला में ज्यादा जाएगा। तो दूसरा का वाला हमारा क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है किसी विशेष स्थान पर हवा में ध्वनि का वेग
दिन और रात के दौरान समान नहीं रहता, एकदम सही है। दिन में ध्वनि स्लो होता है, क्या कि गूंजते रहता है आवाज। रात में ध्वनि स्पीड होता है, क्या कि अगल बगल का आवाज नहीं गूंजता है। तो ये भी क्या हमारा सही है। सही हमारा क्या हो जाएगा, क्यू और आर हो जाएगा। ये रहा हमारा सही, क्यू और आर यानी 2 नंबर सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे ग्रंथि, हम सबसे बड़े हमारा लीवर ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि ये हमारा गला में पाया जाता है, यहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जो हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। उसके बाद पसीना वाला श्वेत ग्रंथि होता है। लार ग्रंथि हमारे मुंह में होता है। टोटल 6 को जो बताए थे पीछे में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अभी क्लियर दे दिया है। ठीक। पूछा है जेडन प्लस CuSO4, इसका नाम है कॉपर सल्फेट, इसका नाम है जेडन। जेडन जिंक है ये। अभिक्रियाशीलता का फॉर्म हम लोग ट्रिक ट्रिक रखे हुए अपना। प्लीज 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 स्टॉप कॉल मी अ जेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट गाय। तो सबसे ऊपर होता है पोटेशियम हमारा होता है, फिर सोडियम होता है, वैसे नीचे होते 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 जाएगा, जिंक आएगा, और जिंक के नीचे कॉपर रहता है, मतलब जिंक के नीचे ही कॉपर रहेगा। अभिक्रियाशीलता में जिंक के नीचे कॉपर रहेगा, यानी जिंक कॉपर से ज्यादा पावरफुल रहेगा। तो इस रिएक्शन में जो ज्यादा पावरफुल रहेगा वो दूसरा को निकाल कर तीसरा के साथ चिपक जाएगा। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को निकाल फेंकेगा, खुद चिपक जाएगा, बन जाएगा ZnSO4 प्लस, निकाल देगा कॉपर को, क्योंकि कॉपर जिंक से कम कम पावरफुल था, जिंक ज्यादा पावरफुल था, इसलिए निकाल के कुछ चिपक गया। ये बन गया जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का, इसको बोलते हैं हम लोग, सफेद होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ZnSO4 Cu। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन ताजे जल की कठोरता सूचकांक निर्धारित करता है। ताजे जल के कठोरता सूचकांक, यानी देखिए, एक पानी होता है जिससे कपड़ा आसानी से साफ हो जाता है, एक पानी होता है जिसमें कितना भी सरफ पूरा रगड़िएगा वो साफ नहीं होगा, क्योंकि उस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा ऑप्शन नहीं घाट के इसी को डायरेक्ट आंसर बन के चल जाए, यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला चूना के पानी में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है। देखिए, एक होता है हमारा चूना जिसको बोलते हैं अनबुझा चूना, उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ठीक है। जब इसमें हम लोग पानी मिलाएंगे CaO प्लस H2O, तो ये बनेगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca ब्रेकेट OH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही पूछ रहा था, तो ये रहा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये रहा, पहला आंसर था। नेक्स्ट में चलते हैं। पूछा है, यौगिक एक्स का उपयोग कांच और साबुन उद्योग में किया जाता है। ठीक है। इस यौगिक के क्रिस्टलीकरण, इसको हटा देते हैं पहले फिर से। यौगिक एक्स का उपयोग कांच और साबुन उद्योग में किया जाता है। इस यौगिक में क्रिस्टलीकरण के जल के 10 अनुपस्थित है। इसके लिए इस विलयन का pH 1 7 से अधिक है, यानी ये कैसा है, क्षारीय है। इसकी पहचान बताइए। देखिए, वो होगा हमारा धवन सोडा। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन देखते हैं। पहला हो गया धवन सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में 10 अणु नहीं होता है। उसका विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, सबका फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए, पहले धवन सोडा का फॉर्मूला Na2CO3, NH2O। ठीक है, ये हो गया हमारा धवन सोडा का। बेकिंग सोडा Na, इसमें मिटा देता हूँ। क्या है इसका फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का, NaHCO3। इसको बोलते हैं जो खाने का सोडा बोलते हैं, या फिर इसको खाने का सोडा बोलते हैं। खाने का सोडा, हाँ, खाने का सोडा बोलते हैं। विरंजक चूर्ण, यानी इसको ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CA ब्रेकेट OCl का होल स्क्वायर। ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया हमारा। इससे पूछा था हमारा 10 अणु होता, तो ये देखिए जल का 10 अणु यहाँ पे है धवन सोडा में। धवन सोडा, ये बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा हमसे, ब्राइन में विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पॉप ध्वनि से जलती है। जैसे पॉप ध्वनि जला बोला है, एक ही तो गैस है हमारा जो पॉप ध्वनि से जलता है, पट पट करके जलता है, वो हो गया हमारा हाइड्रोजन। नेक्स्ट चलते हैं। बोला है 12 kg के दरमियान की वस्तु 2 मीटर पर सेकंड त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, पीछे पीछे था वो सेम क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 13 नंबर में, देख लेते हैं। बोल रहा है, जंतु कोशिकाओं में कौन सी झिल्ली बंद कोशिका
आमतौर पर छोटे होते हैं और अपशिष्ट उत्पाद को अलग करने में मदद करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले जंतु कोशिका बोला है ना, पहले छांट लेते हैं। देखिए, ये प्लास्टिक लवक देख रहे हैं, ये जंतु में नहीं पाया जाता है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। इनका नाम लवक है। वो रख देता है उनको, बोले तो पत्ती हरा कलर का होगा, फल का जो अलग कलर होगा, भोजन बनाता है वो हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, और क्लोरोप्लास्ट हरा कलर वो हो गया। ये नहीं होगा आंसर। साइटोसोल ये भी पेड़ में ही पाया जाता है। ये गाल्गी बॉडी हमारे अंदर पाया जाता है। इसका कार्य होता है एनर्जी का परिवहन करना। हम लोग खाना खा के एनर्जी सभी सेल को स्टोर कर देते हैं। जिस सेल को ज्यादा जरूरत होती है तो यही ट्रांसफर करके इधर से उधर लेके जाता है। उसके बाद ये हो गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये वैक्यूस, वैक्यूस राजधानी, इसका काम होता है वाटर एब्जॉर्ब करके रखना। और जो बोला है, क्या बोला है, अपशिष्ट उत्पाद को अलग करना, इसी का काम है। तो आंसर इसका हो जाएगा राजधानी वैक्यूस। 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन की तरह श्रृंखला गुण अपनाता है? तो इसका आंसर है हमारा सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। बोल रहा है 15 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? बताया था जो पीछे, बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका बोले उपयोग क्या क्या नहीं है, उपयोग क्या नहीं है? पानी, पीने के जल को जीवाणु मुक्त, यानी पीने के जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन मिलाते हैं, तो ये तो होगा नहीं। क्लोरीन मिलाते हैं, इसमें कहीं भी क्लोरीन है नहीं, तो ये इसका यूज नहीं होगा। उसके बाद सोडा अम्ल अग्निशामक, यानी आग बुझाने वाले जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका यूज, हाँ, इससे आग बुझता है। दूसरा नंबर, दूसरा का नंबर क्या बोला है, एंटेसिस एक घटक, मतलब वो आपके पेट में एसिड हो जाएगा ना, एसिड हो जाएगा तो उसको काउंटर करने के लिए एंटासिड के रूप में, तो ये क्षार है। इसके वजह से ये क्षार है, इसके वजह से क्या इसका यूज कर सकते हैं एंटासिड में, तो ये भी हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, 2 और 3। ये आंसर हो गया 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर में बोल रहा है कि हींग, हींग डैश से प्राप्त किया जा सकता है? हींग प्राप्त होता है फेरूल से। देखिए, जड़ से कहीं प्राप्त नहीं होगा, जड़ से नहीं होगा। केले के पत्ते, केला से थोड़े प्राप्त होगा। फेरूल के जड़ से नहीं। फेरूल के तना के सूखा लिटमस से क्या होता है, हमारा हींग प्राप्त होता है फेरूल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक झुकने और हिलने के विरुद्ध तन्य क्षमता देता है? तो हम ऊतक के बारे में पिछला क्लास में चर्चा कर चुके थे कि पेड़ में दो तरह के ऊतक पाया जाता है। एक होता है विभाज्य ऊतक, जिसमें विभाज्य होगा। एक अविभाज्य ऊतक, जिसमें विभाज्य कंप्लीट हो चुका है। विभाज्य ऊतक को हम 3 टाइप के बता चुके थे, 3 टाइप के बता चुके थे। एक हो जाए शीर्ष विभाज्य ऊतक जो लंबाई बढ़ाता है, पार्श्व विभाज्य ऊतक जो चौड़ाई बढ़ाता है, अंतर्वेशीय में कोई नया नया पार्ट उसका होता है। उसके बाद अविभाज्य ऊतक में 2 तरह के बताए थे, एक सरल स्थायी ऊतक, एक हो जाता है जटिल स्थायी ऊतक। सरल वाला 3 टाइप के बताए थे। एक मृदु तक बोले तो इसको पैरेट बताए थे। दूसरा का हम लोग बताए थे स्थूल कोण, स्थूल कोण को कोलेन काइमा। और तीसरा का बताए थे हम दृढ़ अस्थायी ऊतक, जिसको स्क्लेन काइमा बोले थे। मृदु तक वाला बोले थे नया नया पेड़ जो उगता है, नया नया जो बच्चा पेड़ देखता है लाल लाल कलर का, उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, वो हो गया। इसमें सेल्यूलोज की मात्रा ज्यादा है। स्थूल कोण का बताया था कि ये पेड़ में लचीलापन देता है, तो वही ना पूछा है कि पेड़ में लचीलापन कौन देता है, तो स्थूल कोण देता है। स्थूल कोण का नाम क्या है हमारा, कोलेन काइमा नाम है। कोलेन काइमा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए। जलीय सोडियम क्लोराइड NaCl के इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन के दौरान एनोड और कैथोड में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकसित होती है? देखिए, ये ए में अभी हाल फिलहाल में जो LP गया में टोटल अटेम्प्ट किया था आपने कितना, 70 क्वेश्चन आउट ऑफ 75, ठीक है। 75 में 17 अटेम्प्ट किया था, एक ही तो क्वेश्चन में से गलत हो गया, वो भी यही यही सेम क्वेश्चन था, यही गलत हो गया। एक ही तो 70 में मेरा एक ही तो क्वेश्चन गलत हुआ, यही गलत हुआ। इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना सिंपल से पूछा है, लेकिन एग्जाम हॉल में सिंपल से नहीं पूछा था। एग्जाम हॉल में पूछ दिया था कि यहाँ बोला है कि कौन जाकर जमा होगा ना, कि एनोड पे कौन सा जमा होगा, कैथोड पे कौन सा जमा होगा। वहां पूछ दिया था कि एनोड से कौन सा निकलेगा, कैथोड से कौन सा निकलेगा, इसकी वजह से गलत हो गया था। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पॉजिटिव होता है जिसको हम लोग एनोड बोलते हैं, पॉजिटिव। कैथोड को क्या बोलते हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव में हमारा क्या जमा होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव जमा होगा या नेगेटिव जमा होगा। तो NaCl है ना, एन क्या बोल रहा है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बोल रहा है ना, सोडियम NaCl, NaCl, ठीक। Na टूटेगा प्लस में और Cl टूटेगा माइनस में, और पानी भी है उसमें, तो हाइड्रोजन अलग होगा। तो क्लोरीन जाकर जमा होगा आपका एनोड पर, एनोड पर क्लोरीन जमा होगा, कैथोड पर हमारा हाइड्रोजन जमा होगा। पॉजिटिव जमा नेगेटिव पे हो गया, और ये आपका क्लोरीन जाकर नेगेटिव पे जाएगा, पॉजिटिव पे जमा हो गया। क्लोरीन नेगेटिव है ना, पॉजिटिव पे जाकर जमा हो गया। एनोड पर क्लोरीन हो जाएगा, कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है, जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करते हैं, ये निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है?
किसका उदाहरण है? तो हम लोग न्यूटन का लॉ पढ़ते हैं, 3 ठोस का टोटल लॉ होता है। पहला वाला है जड़त्व का नियम, जो कि गैलीलियो से मिलता जुलता है। बोलता है जड़त्व डायरेक्टली परपोज टू इनर्शिया, जड़त्व डायरेक्टली परपोज टू हमारा मास, ठीक। यानी जिसका मास ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा। जड़त्व क्या है? तो जड़त्व एक टाइप ऑफ क्वालिटी मान सकते हैं, बोल सकते हैं ढीठपनी। जिसका मास ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा। जड़त्व मतलब होता है, बोलते हैं कि तुम जिस कंडीशन में रहेगा उसी कंडीशन में। अगर तुम मोशन में है तो मोशन में जिंदगी भर रहेगा जब तक तुमको कोई रोकेगा नहीं। तो तुम रुकल है तो जिंदगी भर रुकल रहेगा जब तक तुमको कोई बाय बाय बॉल एक्सटर्नल बोलते कि तुमको आगे नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया? तो ये वाला हमारा पहला लॉ पे बोलता है, न्यूटन का पहला लॉ। तो यही इसी की वजह से जब हम लोग बस पे चढ़ते हैं तो बस तो रुकल रहता है, उसके साथ हम भी चढ़ते हैं तो हम भी जगह क्या हो जाता है, रुक जाते हैं। बस भी है किसमें? विराम में। उसके पास मास है तो उसके पास जरूरत है कौन सा? विराम का। हम भी चढ़ गए, हमारे पास मास है, हमारे पास जरूरत है कौन सा? विराम 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 का है। पर जैसे ही बस आगे जाता है तो उसका मास है तो जड़त्व है, जड़त्व उसका चेंज हो गया, वो चला गया मोशन में। हम रह गए हमारा मास है, हमारे पास जड़त्व है, जड़त्व की वजह से हम खड़े के खड़े हैं तो हम बोलेंगे खड़े रहेंगे, बट बस आगे चल जाएगा जिसके वजह से हम पीछे गिरने का अनुभव करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट लो, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। पूछा है उस अवयव की पहचान कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को रोकने में मदद करता है। इसका आंसर हो जाएगा केरोटोनाइट्स। देखिए जो ये वन लाइनर होगा वो आपको वन लाइनर याद करना ही पड़ेगा, इस सबका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट रहेगा मैं आपको बता दूंगा, जो नहीं रहेगा एक लाइन में उड़ा कर निकल लूंगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बादल के अध्ययन को आइसोनैप बोला जाता है, और इसका ऊंचाई ऊंचाई मापने के लिए आइसो क्या बोलते हैं? बादलों के अध्ययन को नेफो नेफोलॉजी बोलते हैं, नेफियोलॉजी बोलते हैं, ठीक। और इसका इसको मापते हैं हम लोग किससे? तो ये हो जाएगा नेफो स्केल से। नेक्स्ट चल जाते हैं अपना 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है कथन दिया है, पूछा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर की पहचान कीजिए। कथन एक, सभी तत्वों के समस्थानिकों ने मेंडलीव के आवधिक कानून के लिए चुनौती पेश किया था, यानी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया। मेंडलीव ने परमाणु भार के हिसाब से सजाया था, 7 गो आवर्त लिया था और 9 गो वर्ग लिया था, ठीक। उसमें हाई समस्थानिकों की जगह फिक्स नहीं था, तो ये क्या बोला है? सभी तत्वों के समस्थानिकों ने मेंडलीव के आवधिक कानून के लिए चुनौती पेश किया था। तो एकदम सही है, चुनौती पेश किया था, उसका परेशान हो गया था किधर इसको रखे। दूसरा का आवर्त सारणी में हाइड्रोजन में कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया। हाँ, आवर्त सारणी देखिए है गैस लेकिन वो धातु के साथ बैठा हुआ तो उसका स्थान फिक्स नहीं है, तो दोनों क्या हमारा सही है? दोनों कथन ही क्या हमारा सही है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलिए 23 नंबर में, विद्युत विभवांतर का एसआई का है। विद्युत विभव अंतर को दूसरा भाषा में हम लोग वोल्टेज ही बोलते हैं। ज्यादा अंतर नहीं होता, वोल्टेज ही होता है। वोल्टेज के एसआई का ही वोल्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर, कार्बन द्वारा दर्शाया गया श्रृंखलन का गुण निम्नलिखित में से किस गुण को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, बोल रहा नीचे से देखेंगे। कार्बन का अपने यौगिक को दहनशील प्रकृति प्रदान करने, श्रृंखलन मतलब दहनशीलता का बात नहीं है। स्वयं ही अपभ्रसित हो जाना गुण नहीं, विभिन्न अपरूपों के रूप में पाए जाने गुण नहीं, उसको बहुरूपता बोलते हैं। परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने वाली स्व संयोजन क्षमता, ये हो गया, यानी कार्बन अपने जैसे परमाणु से जुड़कर बहुत ही लंबा चैन बना सकता है, इसे ही श्रृंखलन गुण कहा जाता है। नेक्स्ट, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। बोला गति के समीकरणों के लिए सामान्य, इसको हटा लेते हैं पहले पूरा क्वेश्चन। गति के समीकरणों के अनुसार समान अर्थ वाले प्रतीक के साथ एक सीधी रेखा के अनुदिश गति पिंड के लिए समय t पर वेग v बराबर दिया गया समीकरण। तो देखिए गैलीलियो के गति का समीकरण टोटल कितने हैं? तो 3 है। पहला वाला हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा वाला हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन और टाइमिंग का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है? एक्सेलरेशन। तीसरा का वेलोसिटी की स्क्वायर यानी फाइनल स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल स्पीड प्लस 2 एक्सेलरेशन, और ये हमारा क्या? विस्थापन है। देखिए v हो गया फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी। u हो गया इनिशियल यानी शुरुआती वेलोसिटी। ये टाइम है और ये एक्सेलरेशन है, ठीक हो गया। ये इस मतलब होता है विस्थापन यानी दूरी। बाकी सबके बारे में बता चुका हूँ। पूछा है
कि हमारा ये रहा v इक्वल टू क्या होता है, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, पहला वाला आंसर ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो चलिए, आज हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जरूर से जरूर कीजिएगा। चलिए, बाय, जय हिंद।